है, छोटा जगह है, बड़े जगह से आप आए हैं, तो न्यूरो का मरीज की क्या स्थिति और किस तरह के मरीज आपके पास है? देखो बेसिकली न्यूरो के तो सभी तरह के पेशेंट अभी तक यहाँ पर आए हैं। ब्रेन का जितना भी है, सीजर वाला हुआ पेशेंट, ट्यूमर वाला हुआ, और स्पाइनल इंजरी वाला पेशेंट भी है, स्पाइन का डिस्क वाला प्रॉब्लम वो भी है। तो अभी तक तो मतलब सभी तरह के सभी प्रकार के। कोविड से पहले और कोविड के बाद न्यूरो के मामले में क्या अंतर है? कोविड के बाद थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है। न्यूरो के लिए जो फैसिलिटी है वो मिल रहा है तो उसको यूज भी कर रहे हैं। पहले इतना अवेयरनेस नहीं था कि किसको मर्ज के लिए किस डॉक्टर के पास दिखाना, नर्व का प्रॉब्लम है किस साइकिट्रिस्ट को दिखाना है, न्यूरो सर्जन को दिखाना है, ऑर्थोपेडिक को दिखाना है। वो सब कंफ्यूजन अभी थोड़ा थोड़ा कम है। सर अभी तक तो आप लोग लगातार मरीज देखते हैं, तो किस एज ग्रुप के लोग जो हैं न्यूरो से ज्यादा? देखो न्यूरो का जो है स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कम एज के बच्चों में या बड़ों आदमी में नहीं, क्योंकि स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है तो हर तरह का पेशेंट, हर एज ग्रुप का पेशेंट। जैसे बच्चा है उसमें ब्रेन में अगर मान लो पानी भर गया है जन्म के बाद, तो उसके लिए भी न्यूरो सर्जन के पास ही आना चाहिए। ब्रेन में ट्यूमर है बच्चे के तो सर्जरी लगेगा तो न्यूरो सर्जन के पास ही आना चाहिए। मान लो वो किसी ओल्ड एल्डरली बड़ा उम्र का आदमी है, उसको अगर मान लो स्ट्रोक हुआ है तो स्ट्रोक के लिए तो न्यूरो सर्जन के पास आएगा। अगर ब्रेन में फ्लोट हुआ है तो भी न्यूरो सर्जन के पास आएगा। तो स्पेक्ट्रम तो बहुत बड़ा है, हर एज ग्रुप का। अभी एक देखा जा रहा है महिलाओं में जी खास करके न्यूरो की संख्या ज्यादा हुई है, तो उसका बचाव लोग कैसे करें? जो सावधानी रखनी होती है। न्यूरो का प्रॉब्लम बेसिकली क्या हो रहा है, स्पाइन का प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि लाइफ जैसे स्टाइल थोड़ा सा पहले से चेंज हो गया। जैसे तो घुटना हुआ, कमर हाँ, हुआ, तो कंधा उसके लिए हुआ, हेल्दी लाइफ स्टाइल और थोड़ा सा व्यायाम ज्यादा जरूरी है। खान पान में क्या लोग खान पान संयम में तो बरतें देखो हैं? है, बाहर का चीजें, तला हुआ चीजें है, तो ये सब है जो बाहर का बना हुआ है, फास्ट फूड है, उससे क्या है मतलब वेट बढ़ रहा है आदमी का और स्पाइन के ऊपर लोड पड़ रहा है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो रही है, काम काज कम हो रहा है, उसके लिए भी स्पाइन का बनाया जाता है। सर जैसे भी देखते हैं एक्सीडेंट केस काफी लोग हैं, तो जैसे एक्सीडेंटल केस की जैसे न्यूरो हाँ, हेड इंजरी का हेड पेशेंट, इंजरी का जो आता है, तो स्पाइनल इंजरी, प्राइमरी क्या प्रिकॉशन हम जो करें जब प्राइमरी देखिए जब भी रोड पे गाड़ी लेके चल रहे हैं हेलमेट जरूर। हेलमेट क्या मतलब ब्रेन की सेफ्टी के लिए हेलमेट होना सबसे ज्यादा है। जैसे एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, तो उसके बाद प्राइमरी क्या मतलब? प्राइमरी तो देखो अगर एक्सीडेंट हो चुका है उसके बाद तो सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा उस आदमी का जिसको एक्सीडेंट हुआ है, एयरवे सिक्योर करना, मतलब सांस आना चाहिए, क्योंकि ब्रेन में बिना ऑक्सीजन और ग्लूकोज के एक मिनट भी काम नहीं करता। तो जैसे ही एक्सीडेंट हुआ है उसका एयरवे देखना चाहिए, हवा जाना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन जाना चाहिए। जैसे तो प्राइमरी कहीं पर भी हेल्थ सेंटर होगा उससे पहले उसका एयरवे चेक करा के, अगर मान लो सांस अच्छे से नहीं ले पा रहे तो ट्यूब डालना। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। गोल्डन आवर जो बोलते हाँ, हैं, 3 आवर जो है गोल्डन आवर, अगर वो आवर पास हो गया तो ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। देखो प्राइमरी इंसल्ट हुआ जो इंजरी हुआ ब्रेन को, एक्सीडेंट। सेकेंडरी ब्रेन इंजरी हुआ ऑक्सीजन ना पहुंचने से, प्रेशर कम रहने से, ग्लूकोज ना पहुंचने से, सेकेंडरी ब्रेन इंसल्ट। तो उसको प्रिवेंट करना हमारा टारगेट है। प्राइमरी इंजरी है वो तो हो गया, उसको तो चेंज नहीं कर सकते, और उसकी वजह से सेकेंडरी ब्रेन इंजरी ना हो उसको प्रिवेंट करना टारगेट रहना चाहिए। सर एक और कॉमन चीज देखा जाता है कि न्यूरो के पास पेशेंट तब पहुंचते हैं जानकारी के अभाव में, जब इधर उधर भटक के थक जाते हैं तो लास्ट में लोग कहता है कि एक बार न्यूरो से दिखा दो। तो ये कैसे तय करेंगे कि हमको न्यूरो के पास ही जाना है? वो तो अवेयरनेस से ही बढ़ेगा, जितना लोग एजुकेटेड रहेंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे, कंपेनिंग चलाएंगे न्यूरो के लिए, उससे अवेयरनेस से ही आगे। तो सिम्टम सर की अगर पता चले तो तुरंत न्यूरो सिम्टम देखो मतलब अगर मान लो किसी को लंबे टाइम तक सर में दर्द है और सुबह और साथ उसके साथ उल्टियां भी लग रहा है, तो हो सकता है कि ब्रेन में कोई गांठ ट्यूमर हो जाए। तो उसके लिए न्यूरो सर्जन से जितना जल्दी दिखाएंगे उतनी जल्दी इन्वेस्टिगेट होगा, फिर भी ऑपरेट होगा, उतनी जल्दी रिलीव होगा। थोड़ा अवेयरनेस तो लोगों को भी डालना चाहिए। इन दिनों देख रहे हैं कि लोगों के गले में एक गांठ टाइप का हो जाता है, गांठ का प्रॉब्लम होता है गले में, तो वो भी क्या न्यूरो में है? नहीं, गले का गांठ नहीं आता है, जो सर्वाइकल स्पाइन है उसका डिस्क जो है वो न्यूरो सर्जन, मान लो जिसको जैसे सर्वाइकल बोलते हैं ना सर, कॉमन लैंग्वेज में सर्वाइकल हो और हाथ में पेन जा, तो वो क्या होता है मान लो
कोई हैवी वर्क कर रहा है या झटका लग गया गर्दन में, इसकी वजह से डिस्क बाहर आ जाता है। डिस्क आने से बाहर क्या होगा, नस पे प्रेशर बढ़ने शुरू होगा। तो उसकी वजह से हाथ में सुन्नपन आ जाएगा, हाथ में कमजोरी आ जाएगा, तो वो सब जो है दूर होगा। आजकल सर एक चीज बहुत कॉमन हो गया है कि लोग गैजेट का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल पर हाँ, तो ज्यादा, स्क्रीन टाइम ज्यादा, गैजेट उसका की वजह से क्या असर पड़ता है? गैजेट की वजह से सर्वाइकल, जैसे हम कोई भी लंबे टाइम तक मोबाइल यूज कर रहे हैं, बच्चे भी यूज कर रहे हैं, एडल्ट भी यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एक पोजीशन जो है स्पाइन का जो नॉर्मल कर्वेचर है वो चला जाएगा। उसकी वजह से क्या लोडिंग शुरू हो जाएगी। लोडिंग शुरू होने से क्या होगा, जो डिस्क है वो धीरे धीरे डिजनरेट होकर नर्व के ऊपर प्रेशर करना चाहिए, तो उसकी वजह से नर्व का प्रॉब्लम होने लगता है। लंबे टाइम तक लगातार मोबाइल देखने से सब अपना ब्लड प्रेशर का, अपना ब्लड शुगर का, अपना कोलेस्ट्रॉल का, और अब जो भी आपको डॉक्टर जो दवा लिखते हैं उसको रेगुलर खाना है, उसको अवॉइड नहीं करना है। यही सब कुछ प्रिकॉशंस है जिससे कि हार्ट डिजीज से बचा जा सकता है। जैसे कुछ अफवाह है या फिर उसमें जो भी है, आप डॉक्टर हैं तो बेहतर बता सकते हैं। कोविड के बाद जो है हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं। नहीं, हार्ट अटैक के केसेस पहले भी उसी तरह से होते थे। अब जैसे जैसे साइंस एडवांस कर रहा है तो हम लोग को पता लगाने का क्षमता बढ़ रहा है प्राइमरी स्टेज में। हाँ, प्राइमरी स्टेज में जल्दी से बहुत सारे टेस्ट आ गए हैं, जैसे ट्रॉपाई पहले क्वांटिटेटिव वाला आया था, क्वालिटेटिव आ गया, क्वांटिटेटिव आ गया है, HS मतलब हाई सेंसिटिव ट्रॉपाई ट्रॉपी आ गया है। तो इन सब से हम लोग जल्दी से डिजीज पकड़ सकते हैं, तो इसलिए ज्यादा डायग्नोज हो रहा है। पहले लोगों को पता ही नहीं चलता था कि हार्ट अटैक हुआ, कई लोग तो घर में ही एक्सपायर कर जाते थे, उनको पता ही नहीं। लड़के हैं सर, जिम में गए वहीं पे देखते हैं हार्ट अटैक। आपको जान कई ऐसा बीमारियां होती हैं जिनमें कि ज्यादा एक्सरसाइज करना मना होता है, तो इसलिए अगर कोई हेवी एक्सरसाइज करना चाहता है तो उसको पहले एक बार अपना हार्ट चेकअप करा लेना चाहिए। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे हाँ, अगर कोई आउटपुट ऑब्स्ट्रक्शन हो, जैसे एओर्टिक स्टेनोसिस या फिर पल्मोनरी स्टेनोसिस या फिर HOCM, या फिर कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, राइट टू लेफ्ट शंट हो, इन सब डिजीजेज में हेवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो उनको भी हेवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। तो ये बात डिटेल की है, लेकिन जो संक्षिप्त में बात ये है कि कई ऐसी हार्ट की बीमारियां हैं जिनमें हेवी एक्सरसाइज मना होता है, तो उन सब चीजों से बचने के लिए पहले आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिल लें। लाइट एक्सरसाइज कोई भी कर सकता है, वॉकिंग हुआ 10 मिनट 15 मिनट वॉकिंग हुआ, या 20 से 25 मिनट, धीरे धीरे बढ़ा के उसको 45 मिनट वॉकिंग कोई भी कर सकता है। लेकिन हेवी एक्सरसाइज करने से पहले कार्डियोलॉजिस्ट से दिखा लेना ज्यादा बेटर। 60+ एज वाले के लिए क्या करना चाहिए? वो लोग 60+ एज वालों के लिए ये कहना चाहेंगे कि उनको कम से कम, अगर कोई आपको बीमारी नहीं है तो आप काफी लकी हैं, क्योंकि 60+ के बाद 90% लोगों को कोई ना कोई लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां होती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, या हाई कोलेस्ट्रोल, या किडनी की बीमारी, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये सब कुछ ना कुछ होता है। अगर किसी को कुछ नहीं है तो भी और जिनको कुछ है उनको भी एक रेगुलर चेकअप कराना चाहिए अपने डॉक्टर से कम साल में एक बार, और कुछ ऐसे टेस्ट हैं ब्लड के जो रेगुलरली कराना चाहिए। तो एक कॉमन चीज देखा जा रहा है आजकल, विशेषकर महिलाओं में, जी, कि वेट लॉस करने के लिए या खुद को फिट रखने के लिए लोग फूड सप्लीमेंट पर ज्यादा डिपेंड हो जा रहे हैं। ये फूड सप्लीमेंट का रोल है कुछ हद के बाद। पहले तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होता है, अपने खाना पीने को पहले बेटर करना होता है। जो आप रिच खाना खा रहे हैं वो अवॉइड कीजिए, जो तेल घी ज्यादा खा रहे हैं, चीज पनीर बटर मलाई ये सब ज्यादा खा रहे हैं वो सबको कम कीजिए। अपने फिजिकल एक्टिविटी को, अपने एक्सरसाइज लेवल को बढ़ाइए, धीरे धीरे खुद ब खुद वेट कंट्रोल हो जाएगा। वेट कंट्रोल करने के लिए सप्लीमेंट की जरूरत बहुत बहुत कम लोगों को, आफ्टर वो जब डाइट कंट्रोल करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, अगर 6 महीना 1 साल ये सब कंट्रोल करने के बाद भी ना हो, तब सप्लीमेंट का थोड़ा बहुत रोल है, वो भी ज्यादा नहीं। हमारे खाने में जो नॉर्मल खाना है, जैसे दाल हुआ, सोयाबीन हुआ, कई आपका नॉनवेज खाना हुआ, उनमें भी प्रोटीन है। तो हम लोग अगर उसको हेल्दी वे में पकाएं, तेल कम घी में पकाएं, तो वो सब खाना भी हेल्दी ही है, उसमें भी काफी प्रोटीन। क्या असर है?
मिलेट्स तो उनको है जो जो प्री डायबिटिक है या फिर डायबिटीज है, उनको जो कार्बोहाइड्रेट कम करने हम लोग बोलते हैं, ऐसा कार्बोहाइड्रेट लेने बोलते हैं जो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो, उस कंडीशन में मिलेट्स का रोल है। हर एक के लिए मिलेट्स नहीं है। जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनको नॉर्मल खाना खाना है, घर का खाना खाना है, फ्रेश खाना खाना है, बैलेंस्ड खाना खाना है। स्ट्रेस है ये एक लाइफ स्टाइल, ये भी एक लाइफ स्टाइल हम लोग का हो गया है कि हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत भागम भाग के दौड़ कर जिंदगी जी रहे हैं। हर एक को सब कुछ चाहिए, हर एक को जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए। तो ये जो स्ट्रेस है इसको कम करना बहुत जरूरी है। जीवन जीने के लिए है, जीवन भागने के लिए नहीं। हाँ, स्ट्रेस नहीं लेना है। जो जितना है सबको सब कुछ नहीं मिलता है, और ये भी मान के चलना है कि जितना मिल रहा है उसको उसमें ही अगर एंजॉय कीजिए, तो जिसके पास जितना है ना उतना काफी है।